टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और लास्ट टॉपिक भी कह सकते हो। सो लास्ट इज टेम्परेचर इफेक्ट। टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, इसको मैथमेटिकली जिसने डिराइव किया था उनका नाम था आर्हीनियस, और इसीलिए ये आर्हीनियस इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। पर आर्हीनियस इक्वेशन के पे जाने से पहले कुछ पॉइंट नोट कर लेना। सबसे पहला ये क्लियर होगा कि रेट कांस्टेंट जो है ना हमारा, रेट कांस्टेंट के, ये डिपेंड करता है किस पे? टेम्परेचर। और अगर रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा तो रेट भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसको डिफाइन करने के लिए एक टर्म आता है, उसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होता है ये होता है रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर सपोज T1, अलग अलग टेम्परेचर पे जो रेशियो होता है उसको हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2। वन मोर थिंग, ये जो रेट कांस्टेंट है ना K, ये रिएक्शन, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है। तो ये जो रेट कांस्टेंट है ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, और किस चीज पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है। सो के डिपेंड ऑन नेचर ऑफ रिएक्शन। इन तीनों पॉइंट से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इन तीनों पॉइंट से जो हमारा कंक्लूजन होगा वो बहुत सिंपल है कि हर अलग अलग रिएक्शन के लिए टेम्परेचर का इफेक्ट अलग अलग होगा, क्योंकि अगर रिएक्शन अलग है तो उसका के अलग होगा, और के का डिपेंडेंसी जो है वही टेम्परेचर को डिफाइन करता है। तो यहां से ओवरऑल कंक्लूजन हम ये बोल सकते हैं दैट टेम्परेचर हैज different effect, or temperature has different effect on different reaction। अलग अलग रिएक्शन पे टेम्परेचर का अलग अलग इफेक्ट पाया जाता है। ये एक ओवरऑल समरी मैंने बताया, लेकिन मैथमेटिकली इसको कैसे एक्सप्रेस करें? मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक लॉ पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड आर्हीनियस इक्वेशन और आर्हीनियस लॉ। आर्हीनियस इक्वेशन, आर्हीनियस इक्वेशन क्या है? ये बेसिकली रिलेशन है, कुछ नहीं, इसमें एक लाइन बस लिखना है। इट गिव्स रिलेशन बिटवीन, इसके किसके बीच रिलेशन देता है? रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के बीच में, एंड टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, ये इसका एक मैथमेटिकल रिलेशन बताता है, और ये रिलेशन बहुत सिंपल है। वो है k इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस e सफिक्स a बाई आर टी। इसका प्रूफ सिलेबस में नहीं है, सो बेकार का हम मेहनत नहीं करेंगे, बस याद रखना है हमें। k इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस e a बाई आर टी। तो यहाँ पर सारे टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए हमें। k का मतलब है रेट कांस्टेंट, a को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ए को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर किस चीज पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ कोलिजन। ये जो पार्टिकल होते हैं ना, ये आपस में कोलाइड करते रहते हैं, गैस पार्टिकल। तो ये जो होता है ये होता है रेट कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो है ये है हमारा सिंपली
डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कोलिजन। ठीक है। ईए क्या है? ईए हम लोग डिटेल में और थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। ईए को कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या चीज होता है ये हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे ऑलरेडी, डोंट वरी। एक्टिवेशन एनर्जी डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझ के रखो कि एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो एनर्जी गेन करने के बाद ही रिएक्शन हो पाता है। उतना एनर्जी अगर नहीं दोगे तो रिएक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, फिलहाल इतना जान के रखो। आर पता है क्या है? आर इज नथिंग बट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एंड टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस इक्वेशन को हम कहते हैं आर्हीनियस इक्वेशन फॉर रिएक्शन रेट। बोलो, यहां तक अभी जो मैंने पढ़ाया कोई क्वेश्चन? यस सर। इस पे न्यूमेरिकल आता है तो एक्सपोनेंशियल का न्यूमेरिकल कैसे करोगे? एक्सपोनेंशियल तो निकालना आता नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो हम इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं लॉग वगैरह यूज करके। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है देख लो। पहले इस इक्वेशन को एक बार लिख लो, k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब क्या करो, लॉग ले लो, मेरे साथ साथ करते रहो, समझ में आएगा। टेक लॉग बेस ई। लॉग बेस ई को क्या कहते हैं हम? ln कहते हैं, बोथ साइड, दोनों तरफ ln लेने मैंने कह दिया। सो ये हो गया ln के, या सिंप्लिसिटी के लिए लॉग बेस ई ही लिखो, बार बार ln लिखने से कंफ्यूजन अगर होता हो तो ln की जगह क्या लिखो, लॉग बेस ई लिखो, इससे अच्छा लगेगा। लॉग का फॉर्मूला तुमको पता है, ये फॉर्मूला पता है? लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू होने से क्या होता है, याद है? सर लॉग ए प्लस लॉग बी। यस। तो सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दो राइट हैंड साइड में, ये हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी। फिर यहाँ एक फॉर्मूला मेरा काम में आ रहा है, दैट log e x टू द पावर अगर m होता है तो m सामने उतर जाता है। और एक और फॉर्मूला लगेगा हमें, log e, और ऊपर अगर e हो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। बस ये दो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो, जरा देखो फाइनली क्या रिजल्ट आ रहा है, चेक करो मेरे रिजल्ट से मैच करता है कि नहीं। आ गया माइनस ई ए बाई आर टी, और ये हो गया log e बेस e। सो फाइनली ये रिजल्ट आया क्या, log k इज इक्वल टू log a माइनस ए बाई आर टी। यहां तक देखो, कोई प्रॉब्लम? जो बुक में लॉग टेबल है ना एनसीईआरटी के बुक में, वो लॉग बेस 10 के लिए दिया गया है, लॉग बेस ई के लिए कोई लॉग टेबल अवेलेबल ही नहीं है, इसीलिए इसे लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। और वो फॉर्मूला तुमको पता है अच्छी तरीके से, सामने 2.303 मल्टीप्लाई हो जाए। सो जस्ट जहां जहां लॉग बेस ई है वहां लॉग बेस 10 कर दो। और फाइनल स्टेप दोनों में से 2.303 कॉमन ले लो, सो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यहां तक देख लो एक बार, ये तुम्हारा भी आया है या नहीं?
सो ये आर्हीनियस का एक और फॉर्म हो गया लिखने का। ये भी क्या है अल्टीमेटली, ये भी आर्हीनियस इक्वेशन है ना। उसी इक्वेशन को तो हमने सिंप्लीफाई करके लिखा। तो इस फॉर्म में न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं एग्जाम में, या फिर जो मोस्ट कॉमन न्यूमेरिकल पूछने का फॉर्म है ना, वो 2 टेम्परेचर पे पूछ देता है। सो इसी इक्वेशन को फॉर 2 टेम्परेचर हम लोग कैसे लिखेंगे, सेम इक्वेशन फॉर 2 टेम्परेचर्स। 2 टेम्परेचर के लिए इस इक्वेशन को लिखेंगे। जैसे कि ये तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log K1। ए का वैल्यू तो नहीं चेंज होगा, ए तो फिक्स्ड होता है एक रिएक्शन के लिए। अच्छा, बार बार मैं 10 नहीं लिखूंगा, क्योंकि लॉग लिखने का मतलब ही होता है उसका बेस 10 होता है, तो बार बार उसका बेस लिखने की जरूरत नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी एक रिएक्शन के लिए फिक्स्ड होता है, ये भी चेंज नहीं होता है। 2.303 एक नंबर है, तो ये भी चेंज नहीं होगा। आर भी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा मेरा, T1 चेंज होगा। तो इसको इक्वेशन 1 बोल सकते हैं। चाहो तो यहाँ लिख लो नोट में, EA and EA and A are reaction dependent। टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये रिएक्शन पे डिपेंड करता है। मेरा रिएक्शन बदलेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर बदलता है। एक रिएक्शन के लिए ये का वैल्यू और ए का वैल्यू सेम है। तो जैसे मैंने इसको एट T1 टेम्परेचर लिखा, सिमिलरली एट T2 लिख दो और उसको इक्वेशन 2 बोल दो। ये हो गया log K2 हो जाएगा, ये log ए बाई 2.303। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, एक फॉर्म में बना लो। कैसे बनाओगे, दोनों को माइनस कर दो, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। ठीक है, माइनस कर दो। माइनस कैसे करते हैं पता है ना, बस माइनस करना है। LHS माइनस होगा, RHS माइनस। जस्ट सब्ट्रैक्ट 2 इक्वेशंस, 1 माइनस 2 कर दो और 2 माइनस 1 कर दो, जो भी अच्छा लगे। हम लोग चलो 2 माइनस 1 करते हैं। ओके, 2 माइनस 1 करो, तो ऐसे लिख सकते हो log K2 माइनस log K1 हो जाएगा। ठीक है ना, इधर क्या हो जाएगा, log A2 माइनस log A1 हो जाएगा। जस्ट चेक करो। एंड लास्ट वाला में माइनस का साइन दे देंगे, है ना, दोनों में के माइनस निकाल लेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा EA बाई 2.303 RT2। सर दोनों इक्वेशन में log a ही रखा है, a2 a1 सॉरी नहीं सॉरी, रखा है। ये यस करेक्ट, दोनों में ए होगा माइनस RT1, करेक्ट। सो ये कट जाएगा, यस ये कट जाएगा। ये हो जाएगा log K2 बाई A1। और यहाँ पर इफ यू टेक कॉमन द वैल्यू, माइनस अंदर ले जाओ, EA बाई 2.303 R को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। चेक करके देख लेना, उससे सॉल्व करोगे क्लियर हो जाएगा। ये बाई 2.303 R, ये हो जाएगा T1 T2 माइनस T1। दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन वेयर ऑब्वियसली T2 हमने T1 से ज्यादा पकड़ा है, ऐसे सोच के हमने इक्वेशन। ठीक है, सो ये हमारा क्या कहता है कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है, अगर हम लोग 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना,
तो रिएक्शन डबल हो जाता है। ये स्टेटमेंट जो लास्ट वाला आया, यहां से हम लोग को ये प्रूफ करके देख लेना है ये सही है कि नहीं। फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन rise in temperature, the reaction rate become डबल हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो ये डबल हो जाता है, यहां पर क्लियरली दिख रहा है। जैसे कि मान लो ये इस इक्वेशन से हम लोग, चलो इसको एक बार प्रूव करके देख लेते हैं। जैसे कि जब T1 इज इक्वल टू मैंने पकड़ा 300 केल्विन और T2 को मैंने पकड़ लिया 310 केल्विन, तो मैंने 10 डिग्री या 10 केल्विन बढ़ाया। जब मैं ऐसा करूंगा तो K1 का वैल्यू अगर K होगा तो K2 का वैल्यू डबल हो जाता है, एक्चुअली K हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पुट सब्स्टिट्यूट कर दूं इस इक्वेशन में, K2 बाई K1 ये बाई 2.303 R T2 माइनस T1 बाई T1 T2। सो यहाँ से मुझे एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह मिल सकता है, या फिर अगर एक्टिवेशन एनर्जी दे दिया हो तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन का कांस्टेंट का वैल्यू मिल सकता है। इस तरह के प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। बोलो यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? यस। ओके, लास्ट टॉपिक थोड़ा सा अब एक्टिवेशन एनर्जी को समझ लेते हैं हम लोग। जैसे इसमें और डिटेल में दिया हुआ है, वो चीज मैं नहीं बता रहा हूँ। एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स थ्योरी कहा जाता है एक्चुअली। उतना डिटेल में इस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जरूरत नहीं है, बस थोड़ा कुछ पॉइंट सुन लो, जस्ट थोड़ा सा सुन लो। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्या है ये, मैं एकदम पॉइंट बाय पॉइंट छोटी कुछ बातें बता दे रहा हूँ, डिटेल में बुक से पढ़ लेना है, तो ये मैं नहीं बताऊंगा उतना डिटेल। सबसे पहला पॉइंट ये क्या कहता है, ये कहता है कि रिएक्टेंट जो है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही क्या है एक्चुअली में, मेड अप ऑफ स्मॉल साइज मॉलिक्यूल। क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये तो सही बात है, ये तो हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से भी पढ़े थे ये बातें। दूसरी बात क्या पढ़ी थी हमने कि ये जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है ये ऑलवेज किस फॉर्म में रहते हैं, रैंडम मोशन में रहते हैं, है ना। सो पार्टिकल, मैं बोलूं सिंपली, पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। एनी प्रॉब्लम? ये भी सही बात है, पढ़ चुके हैं क्लास 11 में। और अगर रैंडम मोशन में होंगे तो क्या होगा, कोलिजन होगा ना। सो कोलिजन बिटवीन particle of reactant is perfectly elastic collision। पढ़ाया था मैंने क्लास 11 में, परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक, प्लास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, प्लास्टिक कोलिजन पढ़े थे। तो जो पार्टिकल के बीच का कोलिजन होता है ना, ये हमेशा क्या होता है, इलास्टिक नेचर का होता है ये कोलिजन। इलास्टिक नेचर मतलब एनर्जी 100% ट्रांसफर होता है। ठीक है, बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम? यस? नो सर। देन यहां से इसके बाद ये क्या कहता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल
reactant molecule in collision ध्यान से सुनना, reactant molecule gain enough energy to cross the energy barrier and form product. जब भी रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और इस कोलिजन से उनमें एनर्जी ट्रांसफर होता है। जब इनफ एनर्जी ट्रांसफर हो जाए कि वो एनर्जी बैरियर को पार कर पाए, तभी जाकर वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है। ग्राफिकली इस चीज को हम समझेंगे एक एक कर, बस पॉइंट्स पहले समझ लो। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, वो ये कहता है, ये जो एनर्जी बैरियर मैंने कहा, इसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, सो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल must possess energy to form product, must possess minimum energy, यहाँ एक मिनिमम वर्ड लगा दो, must possess minimum energy to form product is called threshold energy. Okay, क्लियर? अभी अगर नहीं समझ में आया होगा तो अब देखो ध्यान से, कुछ भी अगर डाउट बच गया होगा तो क्या होता है, ठीक है, यहाँ वाई एक्सिस जो है ये एनर्जी एक्सिस और एक्स एक्सिस जो है ये टाइम का एक्सिस या प्रोसेस, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। और सिंपली साधारण तौर पे चलो इसको टाइम ही बोलते। सो कोई भी रिएक्टेंट अगर है ना, तो उसका अपना तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एनर्जी होगा ही, क्योंकि वो ऑलवेज रैंडम मोशन में रहता है। तो ऐसा तो नहीं है कोई भी रिएक्टेंट का जीरो एनर्जी हो, जो भी रिएक्टेंट है उसका एक फाइनाइट एनर्जी होगा ना, यस और नो? फॉर एग्जाम्पल मेरा H2 और Cl2 रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है HCl, तो H2 मॉलिक्यूल Cl2 मॉलिक्यूल का आपस में एनर्जी होता होगा और HCl का प्रोडक्ट का भी एक फाइनाइट एनर्जी होता होगा। मान लो पहला केस हमने ऐसा माना कि मेरा रिएक्टेंट का एनर्जी इस लेवल पे है, तो मैं इसको ER बोल सकता हूं, एनी प्रॉब्लम? इस लेवल को। और जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट का जो एनर्जी होगा वो ऐसा भी हो सकता है, रिएक्टेंट से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मैंने मान लिया पहला केस में कि जो मेरा प्रोडक्ट होगा उसका एनर्जी रिएक्टेंट से कम हो, दिस एनर्जी मस्ट बी EP। एनी प्रॉब्लम? बोलो। रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल, ये प्रोडक्ट का एनर्जी। यस सर। ये जो रिएक्टेंट हमेशा ऐसे मोशन में है, प्रोडक्ट भी हमेशा मोशन में है, तो मोशन में है मतलब हाफ mv², एनर्जी तो है दोनों के पास। वही एनर्जी को मैं ग्राफ में लेवल वाइज शो कर रहा हूं और कुछ नहीं किया। अब क्या होता है ना, कोई भी रिएक्शन बनने से पहले ये थ्योरी क्या कहता है कि एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी का एक बैरियर होता है, इसको हम लोग कहते हैं वो बैरियर। ठीक है, इस एनर्जी को कहा जाता है, ये एनर्जी लेवल जो है इसे कहा जाता है ETH, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर मुझे प्रोडक्ट बनाना है
तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आपस में कुछ इस तरीके से कोलिजन करना होगा कि कोलिजन करने के बाद उनका एनर्जी बढ़ जाए और बढ़ने के बाद इसको क्रॉस कर जाए। अगर ये क्रॉस हुआ तो प्रोडक्ट बनेगा, क्रॉस नहीं हुआ प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यही है कोलिजन थ्योरी। तो अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, उनका एनर्जी बढ़ता है और एनर्जी बढ़ने के बाद जब इसको क्रॉस कर जाता है तो वो प्रोडक्ट बना देता है। फिर उसका एनर्जी घट जाता है और वो प्रोडक्ट बना। ये कब होता है? जब ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं। कोलिजन होने के बाद मान लो जो ये इसका एनर्जी बढ़ गया और इसका एनर्जी बढ़ गया तो ये एनर्जी इसको पार कर जाएगा और जैसे ही इसको पार करेगा ये प्रोडक्ट बना देगा और प्रोडक्ट बनाने के बाद इसका एनर्जी ज्यादा भी हो सकता है, घट भी सकता है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो ER, EP और ETH समझ में आया? ये तीन चीजें क्या है? इसी में ये देखो, रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल कितना एनर्जी गेन किया, उसके पास तो ER ही था, उसने एक्स्ट्रा कितना एनर्जी गेन किया इस थ्रेशोल्ड को पार करने के लिए, इसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। बोलो, बात समझ में आई? यस और नो? यस सर। देखो, ये चीज को अब हम एक सिंपल सा घर के एग्जांपल से समझ सकते हैं, तब ये क्लियर होगा। जैसे मान लो ये हमारा घर है, ठीक है, ये स्कूल है, इसको घर पकड़ लो, रिएक्टेंट का प्लेस को। ये जो मैक्सिमम एनर्जी स्टेट है ये स्कूल है और ये प्रोडक्ट जो है ये हमारा मान लो फ्रेंड्स हाउस है, ठीक है। अब क्या होता है, मुझे अगर घर से स्कूल जाना है बस से तो मुझे पैसे लेके जाने पड़ेंगे यहां तक के। तो घर से स्कूल मान लो 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर का हर किलोमीटर के 2 रुपए के हिसाब से मुझे कितने रुपए लेके जाने पड़ेंगे यहां से स्कूल जाने के लिए? 10 रुपए लेके जाने पड़ेंगे। यस और नो? 5 रुपए, 2 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से 5 किलोमीटर का कितना होगा? 10 रुपए होगा ना। तो मुझे 10 रुपए लेके जाना पड़ा और 10 रुपए जाने का अगर लूंगा तो मैं वापस आने का भी कितना पैसा लूंगा? 10 रुपए ही लूंगा ना। 10 रुपए जाने का अगर मेरा खर्च है तो आने का भी 10 रुपए खर्च होना चाहिए। लेकिन स्कूल जाने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं अपने घर नहीं जाके फ्रेंड के घर जाना है मुझे, तो मैं फिर से बस पकड़ूंगा। फिर से ऊपर से यहां तक आने का जो एनर्जी है, देखो ये 5 किलोमीटर होगा, तो स्कूल से फ्रेंड का घर के आने से पहले तक ही मेरा 10 रुपए खर्च हो जाएगा। यस और नो? जो एनर्जी मैंने गेन किया, एनर्जी मतलब पैसे से, यहां मैंने बता रहा हूं, मैंने रिएक्टेंट से थ्रेशोल्ड तक जाने के लिए 10 रुपए गेन किया एनर्जी, ऊपर गया। फिर वहां से जब नीचे आ रहा हूं, ये 10 रुपए खर्च करके मैं कहां तक आ पाया? यहां तक आ पाया। लेकिन मेरा प्रोडक्ट अभी और दूर है, तो मुझे और एनर्जी खर्च करके नीचे आना है ना। तो मुझे क्या करना होगा? इतना एनर्जी एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। ये एनर्जी कहां से आएगा? ये एनर्जी उस प्रोडक्ट के अंदर से ही बाहर निकलेगा ना। तो इस केस में रिएक्टेंट एनर्जी गेन करता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए एनर्जी खर्च करते करते आता है, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए उसे एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है या नहीं? ये एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है या नहीं? यस और नो? यस सर। एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना मतलब अपने पॉकेट से पैसा निकाल के दे रहे हो। तुमने पापा से मांग के लाया 10 रुपए जाने का, 10 रुपए आने का, 20 रुपए तो खर्च हो गए रास्ते में ही, अभी तक दोस्त के घर नहीं पहुंचे, तो एक्स्ट्रा अपने पॉकेट मनी से 2 रुपए 4 रुपए तुमने खर्च किया। सो पॉकेट से पैसा बाहर गया। इसका एग्जाम मतलब क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जो भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा उसका ग्राफ ऐसा ही बनेगा। जैसे पानी में अगर चूना डाल दो, देखना पूरा गर्म हो जाता है। या छोटा सा एग्जांपल, हाथ में मुट्ठी में सर्फ रख लो और उसमें एक ड्रॉप पानी डाल के मुट्ठी को जोर से बंद कर लो, देखो तुम्हारा मुट्ठी पूरा गर्म हो जाएगा। ये सारे एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा होता है और प्रोडक्ट का एनर्जी कम होता है। तो ये एग्जांपल ये स्कूल वाला है ना, ये हमेशा काम करता है, इसको याद रखना। तो यहाँ पे इतना कुछ मैं नहीं लिखूंगा, इस ग्राफ में कंफ्यूज हो जाओगे। एग्जाम में पूछेगा एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, बता पाओगे? क्या होगा डेफिनेशन एक्टिवेशन एनर्जी का? It is the energy required to cross the threshold energy. It is the additional energy required or must be gained by the reactant molecule in order to cross the threshold or in order to overcome the threshold energy. Clear? It is the minimum energy required or must possessed by the reactant molecule in order to क्रॉस द थ्रेशोल्ड एनर्जी। मैथमेटिकली अगर मैं बोलूं तो ई ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है, दिख रहा है तुमको? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का अपना एनर्जी। और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, समझ में आ जाएगा। एक्सोथर्मिक मतलब क्या, रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल का एनर्जी कम, ज्यादा प्रोडक्ट का एनर्जी उससे नीचे। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस होगा बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंथैल्पी। और एक्सोथर्मिक के लिए पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, डेल्टा एच? यस, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? ट्रिक मैंने बताया था, एक्सोथर्मिक मतलब पॉकेट से पैसा बाहर जा रहा है, पैसा बाहर गया तो पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, ऐसा खर्च हो, So negative. नेगेटिव हुआ, तो इसका साइन नेगेटिव होगा। ओके, क्यों? और अगर कुछ भी ना समझ में आए तो सिंपली याद रख सकते हो कि डेल्टा एच मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का एनर्जी। क्या दिख रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है या रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा है? दिख ही रहा है ना, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव होगा। और ऐसे भी याद रखोगे एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब एनर्जी बाहर खर्च हो। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसी तरह से मैं तुम्हारे लिए छोड़ दे रहा हूँ, एंडोथर्मिक का ग्राफ बना लेना। एंडोथर्मिक के लिए क्या करोगे, यहाँ एनर्जी ले लेना, एनर्जी एक्सिस, यहाँ पे प्रोडक्ट का एनर्जी, यहाँ रिएक्टेंट रहेगा ई आर, तो प्रोडक्ट का एनर्जी उससे ऊपर होना चाहिए, और ये मान लो थ्रेशोल्ड एनर्जी का लेवल। ये मेरा रिएक्टेंट यहाँ होगा और यहाँ प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और ये ETH थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो क्या होगा, मैंने 10 रुपए लेके गया पापा से स्कूल की तरफ, 10 रुपए मैंने खर्च करके स्कूल पहुंचा, स्कूल से दोस्त के घर जाने के लिए मैं निकला, दोस्त के घर के लिए निकला तो देखा 8 रुपए खर्च करके ही मैं उस दोस्त के घर तक पहुंच गया, मुझे 10 रुपए खर्च ही नहीं करने पड़े। तो इसका मतलब मेरे पास पैसा बच गया ना, पैसा बच गया मतलब ये क्या हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये इतना जो एनर्जी बचा है ये हम लोग कहेंगे एंडोथर्मिक। 2 रुपया मेरे पॉकेट में आ गया, खर्च नहीं हुआ। सो ऑब्वियसली एंडोथर्मिक के लिए इसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये इसका वैल्यू कितना होगा, ई प्रोडक्ट माइनस। यहां पर देख रहे हो रिएक्टेंट से कितना एनर्जी गेन करना पड़ा है इसको, इतना सारा एनर्जी गेन करना पड़ा है, तब जाके बैरियर क्रॉस हो रहा है। सो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। ये सुन लो, ये हो गया मेरा एंडोथर्मिक ग्राफ के लिए रिएक्शन। एग्जाम में पूछता है फॉर एक्सोथर्मिक के लिए ग्राफ बनाओ और फॉर एंडोथर्मिक के लिए। क्लियर, कोई डाउट? No, sir. ये चैप्टर खत्म है, कुछ और बचा है क्या?
एक बार बुक देख लो। नेक्स्ट क्लास करोगे या नेक्स्ट क्लास बाद में करें? न्यूमेरिकल करो एनसीईआरटी से, ठीक है। इस चैप्टर खत्म हो गया। न्यूमेरिकल करो, जो भी डाउट होगा वो हम लोग वेडनेसडे के क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके। यस सर, थैंक यू सर।